शेर कश्मीर मर गया, उसकी गद्दी उसकी औलाद ने संभाल ली। ये तो गद्दार इब्न गद्दार हैं। कश्मीर काज को सबसे ज़्यादा नुकसान इसी ख़ानदान ने पहुंचाया है। दूसरे लीडर भी यही सब कुछ कर रहे हैं। वो चिट्टे उजले कपड़े और ऊंची टोपियाँ पहनकर बयान जारी करके तस्वीरें बनवाते हैं। उनकी दिलचस्पी सिर्फ अपनी सियासत चमकाने तक महदूद है। आज़ादी सही ने कोई दिलचस्पी नहीं। वादी में हर जगह पुलिस और फौज से कश्मीरी अवाम की झड़पें होती रहती हैं। निहत्ते अवाम पुलिस की लाठियाँ खाते हैं, फौज की गोलियों के सामने सीना सुपुर होते हैं। इनके घरों को जलाकर राख कर दिया जाता है। इनकी औरतों को सड़कों पर घसीटा जाता है। इनकी जवान बेटियों को इज्तिमाई आबरू रेज़ी का निशाना बनाया जाता है। इन्हें हर तरह से रुस्वा किया जाता है। लेकिन क्या किसी लीडर के बारे में ऐसा सुना है कि इसके जिस्म पर कोई मामूली सा भी जख्म लगा हो, इसके घरों को आग लगाई गई हो या इनकी औरतों को हाथ लगाया गया हो? नहीं मेरे दोस्त, ये सब कुछ तो इन निहत्ते और बेगुनाह कश्मीरी अवाम के साथ हो रहा है, जो इस हसीन वादी को भी भारतीय साम्राज्य से आज़ाद करवाकर अमनो आशनी का गहवारा बनाना चाहते हैं। आज़ादी के मतवालों को जब गोलियों का निशाना बनाया जा रहा होता है, इनके घरों से आग के मुहीब शोले उठ रहे होते हैं और इनकी औरतों को सड़कों पर घसीटा जा रहा होता है, उस वक़्त हमारे ये लीडर अपनी कोठियों की आलीशान ड्राइंग रूम्स में बैठकर सियासत बिगाड़ रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि मासूम कश्मीरियों के जिस्मों से बहने वाले खून से वो ज़ाती तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना और किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। बाबा अब्दुल फतेह चंद लम्हों को खामोश हो गया। उसकी उन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कश्मीर के सियासी लीडरों से किस कदर बददिल था। ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बात जारी रखते हुए कहने लगा, मैं इन लीडरों से मायूस हो चुका हूँ। इन्हें सिर्फ अपनी सियासी दुकान से दिलचस्पी है जिसे वो चमकाए रखना चाहते हैं। ये कश्मीर की आज़ादी नहीं चाहते बल्कि इस मामले को उलझाए रखना चाहते हैं। इनकी किरदार बहुत घिनौने हैं। तुम इनके अंदर झांक कर देखो तो तुम्हें भी इनसे नफरत हो जाएगी। मैं तुम्हें एक लीडर की बात बताऊं। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा, फिर बोला, ये अपने आप को कश्मीरी अवाम का बहुत बड़ा हमदर्द और बहुत बड़ा लीडर समझता है। उसके बयानात सुनकर लगता है कि भारतीय फौजियों ने मजलूम कश्मीरियों पर मजालिम बंद न किए तो अपनी जान दे देगा, लेकिन उसके असल किरदार के बारे में जानकर तुम्हें उससे नफरत हो जाएगी। वो एक बार फिर खामोश होगा। मैं उसके चेहरे पर तासुरात के उतार चढ़ाव को बगौर देख रहा था। वो कह रहा था, चंद साल पहले जब भारतीय फौजियों के खिलाफ मेरी सरगर्मियां उरूज पर थीं तो इस लीडर ने कम से कम 2 मरतबा मुझसे रब्ता किया था और ये पेशकश की थी कि मैं भारतीय साम्राज्य के खिलाफ अपनी सरगर्मियां ख़त्म कर दूं तो मुझे बहुत सी मराहत दी जा सकती हैं। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में या पाकिस्तान में मुझे बहुत बड़ी कोठी दे दी जाएगी, शानदार कार दी जाएगी और कम से कम 5 लाख रुपए माहाना अखराजात के लिए दिया जाएंगे। ये मराहत मुझे ज़िंदगी की आखिरी घड़ियों तक मिलती रहेंगी। लेकिन मैंने उसकी पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं ये जंग अपनी ज़ाती मफाद के लिए नहीं, उन मजलूम और बेगुनाह बहन भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ जो पिछले 52 बरसों से जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। तो ये है हमारे लीडरों का किरदार। वो एक बार फिर खामोश हो गया। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। सब लीडर ऐसे बेज़मील नहीं हैं। बाज़ लोगों के दिल में वाकई कश्मीरी अवाम से हमदर्दी है। वो भी भारतीय तसल्लुत से वादी को आज़ाद कराना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आगे नहीं आने दिया जाता। उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता। लीडरों ने मुझे बड़ा मायूस किया है, लेकिन मैं कश्मीर के मुस्तकबिल से मायूस नहीं हूँ। कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा और सियासी लीडर नहीं बल्कि तुम जैसे सरफिरे नौजवान आज़ादी दिलाएंगे। मैं सियासत का तालिब इल्म नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की है। ज़माना तालीम के दौरान भी मुझे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये देख देख कर मेरा दिल कुड़ता रहा कि गासिब और जालिम हिंदुओं ने हमारी आज़ादी सलब कर रखी है। वो ताकत के बलबूते पर हमें दबाए रखना चाहते हैं। कमांडर रशीद और दूसरे मुजाहिदीन हमारे कस्बे में आते रहते हैं। मैं उनकी बातें सुनता रहता था। हर रात कस्बे के कुछ लोग हमारे घर आ जाते थे और बैठक में बैठे देर तक बातें करते रहते थे। लीडरों के बयानात पर तबसरे होते, कठपुतली हुक्मरानों के किरदार का जायज़ा लिया जाता और फिर अपने वालिदैन की शहादत के बाद मैंने राइफल उठाई तो मुजाहिदीन की बातें सुनकर मुझे पता चला कि सियासत क्या होती है, मगर उस वक़्त भी मैंने ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश नहीं की थी। और आज बाबा अब्दुल फतेह की बातों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि कश्मीर को भारतीय तसल्लुत से आज़ादी सियासी लीडर नहीं बल्कि मुजाहिदीन ही दिलाएंगे। आज़ादी के मतवाले ये वो लोग थे जो अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों में कठिन तरीन ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे। यही लोग अपनी जान हथेलियों पर रखकर बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़ते थे और इन्हें तहस नहस करके पहाड़ों में रोपोश हो जाते थे। मुझे इस बात की खुशी थी कि अब मैं भी इन
फरोशों में शामिल था और तहरीक आज़ादी में अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहा था। अगरचे हम सबको शदीद भूख लगी हुई थी, मगर इन बातों से हमारी भूख मर चुकी थी। नूरी ने चावलों की पतीली उठाकर झोंपड़ी में रख दी और प्लेटें धोने के लिए नदी पर ले गया। बाबा अब्दुल फतेह एक बार फिर छोटी सी चरखी घुमाकर रस्सी बटने लगा था। मेरे हाथों में अब राइफल उठाने की सकत नहीं रही, वो कह रहा था, लेकिन इस उम्मीद पर जिंदा हूँ कि अपनी आंखों से इस वादी की फिजाओं में आज़ादी के परचम लहराते देख सकूं। इंशाअल्लाह आप ज़रूर देखेंगे, मैंने कहा। अब्दुल्ला और हसन भी उठकर हमसे कुछ दूर दरख्तों के नीचे घास पर जा बैठे थे। मैं बज़ाहिर बातें तो बाबा अब्दुल्ला से कर रहा था, मगर मेरा ध्यान अंगूरी की तरफ था जो बैठी ऊँग रही थी। अरे बेटी अंगूरी, तुम जाकर सो जाओ, बहुत थकी हुई लग रही हो, बाबा अब्दुल फतेह ने अंगूरी की तरफ देखते हुए कहा। अंगूरी उठकर झोंपड़ी में चली गई। मैं की नखियों से उसकी तरफ देख रहा था। झोंपड़ी में चिटाई पर नुमदे बिछे हुए थे और चंद कंबल भी तय करके एक तरफ रखे हुए थे। वो एक कोने में लेट गई। नूरी भी प्लेटें वगैरह धोने के बाद अब्दुल्ला और हसन के करीब जा बैठी थी। मैं कुछ देर बाबा अब्दुल फतेह से बातें करता रहा और फिर चिटाई पर लेट गया। थोड़ी ही देर बाद मेरी आंखें बंद होने लगी। दिन सोते हुए गुजरा और रात को नींद आंखों से दूर रही। हसन, अब्दुल्ला और नूरी तो जल्द ही सो गए थे। अंगूरी मेरी तरह दिन में अपनी नींद पूरी कर चुकी थी। वो भी मेरी तरह बाबा अब्दुल फतेह के पास बैठी बातें करते रही। बाबा अब्दुल फतेह अपनी जवानी की किस्से सुना रहा था। अब्दुल फतेह के बारे में मैंने भी बचपन में बहुत कुछ सुन रखा था और अब इसी गाजी से उसके मार का आरा कारनामों की तफसील सुन रहा था। बाबा ने बातें करते करते कमीज ऊपर उठा दी। ये देखो, वो सीने की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये जख्म नहीं मेडल हैं जो मेरी बहादुरी का इतराफ़ करते हुए भारतीय फौजियों ने मेरे सीने पर सजाए थे। और ये देखो, इसने घूम कर बरहना पुश्त मेरी तरफ कर दी। मेरी पुश्त पर तुम्हें ऐसा कोई निशान नजर नहीं आएगा। बहादुरी के मेडल हमेशा सीने पर सजाए जाते हैं, पुश्त पर नहीं। वो एक लम्हे को खामोश हो गया, फिर कमीज दुरुस्त करते हुए बोला, मैं तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि तुम भी ये मेडल सीने पर ही सजाना। तुम्हारी पुश्त कभी दुश्मन की तरफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही होगा बाबा, मैंने कहा। तुम मुहिबुल्लाह के साथ रहे हो, बाबा अब्दुल फतेह ने कहा। वो एक ज़हीन और बहादुर मुजाहिद है। इसकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा भी जिहाद करने में गुजरा है। इसके साथ रहकर तुम्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मुझे एक तजुर्बा हो चुका है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। गुलमर्ग वाले फौजी कैंप की तबाही में मैं उनके साथ था। उनकी रहनुमाई और तजुर्बे से हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। वो तजुर्बेकार आदमी है, दुश्मन पर मुतअद्दिद बार कारी ज़रबे लगा चुका है। इससे मुझे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, बाबा ने कहा। कमांडर मुहिबुल्लाह ही नहीं, वादी का हर मुजाहिद आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा और आप देखेंगे कि हम इन गासिबों को एक ना एक दिन बोरिया बिस्तर गोल करने पर मजबूर कर देंगे, मैंने कहा। इंशाअल्लाह, अंगूरी बोल उठी। बाहर झाड़ियों की सरसराहट की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया और उस तरफ देखने लगा। झोंपड़ी के दरवाजे के सामने लालटेन रखी हुई थी। इसकी रोशनी मेरी आंखों में पड़ रही थी और बाहर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक मिनट बाद आवाज़ दोबारा सुनाई दी। यूं लगा था जैसे कोई बहुत मुहतात अंदाज में झाड़ियों में चलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने लपक कर अपनी सब मशीन गन उठा ली। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई जानवर होगा, बाबा अब्दुल फतेह ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। जानवर पानी पीने के लिए चश्मे पर आते रहते हैं। मैंने राइफल हाथ से नहीं छोड़ी और आंखें फाड़ कर बाहर अंधेरे में घूरता रहा और फिर एक मानूस आवाज़ सुनकर मैं भी मुतमईन हो गया। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई पहाड़ी बकरा या ऐसा ही कोई जानवर पानी पी रहा हो। मैंने राइफल रख दी। ये जगह महफूज है, बाबा अब्दुल फतेह ने कहा। दोनों तरफ सड़क कम से कम 5-5 कोस के फासले पर है और रास्ता इतना दुश्वार गुजार है कि भारतीय फौजी सड़क से इधर आने की हिम्मत नहीं कर सकते। 2 साल पहले एक मरतबा उन्होंने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन मुजाहिदीन के घेरे में आ गए थे। इनमें से कोई भी वापस नहीं जा सका था। भेड़िए कई रोज तक इनकी लाशों पर ज़ियाफत उड़ाते रहे थे। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। बाबा अब्दुल फतेह के हाथ में रस्सी बटने की चरखी मुसलसल चल रही थी। वक्त बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। अंगूरी भी अब ऊँगने लगी थी। इस वक्त सर्दी भी बढ़ गई थी। मैंने एक कंबल उठाकर अपने ऊपर डाल दिया। थोड़ी देर बाद अंगूरी नूरी के करीब लेट कर सो गई। बाबा अब्दुल फतेह भी एक तरफ चिटाई पर लेट गया और कुछ ही देर बाद उसके खराटों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं राइफल उठाकर झोंपड़े के दरवाजे के करीब बैठ गया और तारीकी में घूरता रहा। वक्फे से जंगली जानवर भी पानी पीने के लिए चश्मे या नदी पर आ रहे थे। झोंपड़ी के पास अगरचे लालटेन रोशन थी, लेकिन वो तमाम जानवर बेज़र थे। किसी ने भी झोंपड़े की तरफ आने की कोशिश नहीं की थी। कभी कभार दूर कहीं से किसी भेड़िए की आवाज़ भी सुनाई दे जाती। सर्दी से बचने के लिए मैंने कंबल ओढ़ लिया था। वक्त जैसे थम कर रह गया था। एक एक लम्हा सदियों जैसा तवील लग रहा था और बिलाखिर मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई और पहले तो मैं वहीं बैठा ऊँगता रहा, फिर दरवाजे के अंदर एक तरफ हटकर चिटाई पर लेट गया और दरवाजे के सामने
सामने टंगा हुआ टॉर्च का पर्दा नीचे गिरा दिया। सुबह मैं देर तक सोया रहा। सब लोग मुझसे पहले ही जाग चुके थे, मगर मुझे किसी ने जगाया नहीं था। वो दिन भी इसी तरह गुजर गया। हम कभी तो उठकर घूमते हुए कुछ दूर चले जाते और कभी झोंपड़े के सामने चटाई पर बैठकर बातें करने लगते। अंगूरी अब फिर वही पहले वाली अंगूरी बन गई थी जिसे मैंने पहली मर्तबा उसके घर में देखा था। वो कभी की नखियों से मेरी तरफ देखती और कभी मुझे अपनी तरफ देखते पाकर उसका चेहरा सुर्ख हो जाता। अंगूरी को देखकर मेरे अंदर अजीब सी हलचल होने लगती। लतीफ सी गुदगुदी का एहसास होता जिसे मैं सिरायत कर जाता। मैं उससे बातें करना चाहता था, बहुत सी बातें, लेकिन वो मेरे करीब रहते हुए भी मुझसे दूर थी। मैंने सुना था कि मोहब्बत नाम की कोई चीज़ होती है, ऐसी बहुत सी दास्तानें भी सुनी थी, मगर मैं नहीं जानता था कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है, कैसे की जाती है। लेकिन शायद मेरी ये सोच गलत थी। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत तो हो जाती है। और शायद ये मोहब्बत ही थी कि यहाँ से मीलों दूर मरियम और कमांडर मुहिबुल्लाह के पास गार में जब मैंने ये सुना कि अंगूरी को भारतीय फौजी उठाकर ले गए हैं या वो लापता हो चुकी है, तो मैं तड़प उठा था और पहाड़ों में ठोकरें खाता हुआ बसालपुर पहुंच गया था, जहां से मुझे पता चला कि अंगूरी को पतन की तरफ किसी जगह देखा गया है। अगरचे इसकी तस्दीक नहीं हो सकी थी, लेकिन मैं एक मिनट सब्र नहीं कर सका था और रातों रात पहाड़ों पर सफ़र करता हुआ पतन के नवा में पहुंच गया, जहां बिल्कुल गैर मुतवक्के और हैरत अंगेज तौर पर अंगूरी से सामना हो गया। अंगूरी एक नए रूप में मेरे सामने आई थी। कशीदा कारी करने वाले नाजुक से हाथों में राइफल थी जिससे मैंने इसे दुश्मन पर मौत बरसाते हुए देखा था। दुश्मन के खिलाफ इसी मुश्तरका छापामार कार्रवाई के दौरान हम एक दूसरे के करीब आ गए थे। हमारे दरमियान हायल तकल्लुफ के पर्दे उठ गए थे और मैंने हिम्मत करके चलते चलते उसका हाथ पकड़ लिया था। मेरी इस हरकत पर इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, एक अजीब सी चमक उभर आई थी और इसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। इतना करीब आने के बाद वो एक बार फिर मुझसे दूर हो गई थी। कभी उसे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती और जब वो मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखती तो मेरे सीने में तूफान सा उछलने लगता। क्या इस कैफियत को मोहब्बत का नाम दिया जा सकता है? क्या अंगूरी भी मेरे बारे में इसी तरह सोचती है? मुझे अपने दिल से मिलने वाला जवाब हाँ में था। मैं उसके घर में सिर्फ चंद घंटे मेहमान रहा था। इस दौरान तो हमने आपस में कोई बात नहीं की थी। हमारे दरमियान एक रस्मी जुमले का भी तबादला नहीं हुआ था। हमने तो नज़र भर कर एक दूसरे को देखा भी नहीं था, लेकिन मेरे जाने के बाद वो मेरे लिए फिक्रमंद थी। कैंप पर हमारी छापामार कार्रवाई के बाद उसने किसी न किसी जरिए से ये मालूम कर लिया था कि मैं खैरियत से हूँ। वो शाम से कुछ पहले का वक़्त था। मैं चश्मी से ज़रा आगे नदी में पैर लटकाए बैठा यही सब कुछ सोच रहा था कि छपाक छपाक की आवाज़ सुनकर चौंका। मैंने गर्दन घुमाकर देखा और इसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं अपनी सोचों में इस कदर गर्क था कि मुझे ये भी पता न चल सका कि अंगूरी कब मेरे करीब आकर बैठी थी। वो पैरों को पानी में डाले हरकत दे रही थी और छपाक छपाक की आवाज़ सुनकर ही मैं चौंका था। यहाँ अकेले बैठे क्या सोच रहे हो? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। क्या मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? इसने खुशमगी निगाहों से मेरी तरफ देखा। इसकी भुएं तन गई थी। ओ कुछ नहीं, मैं गड़बड़ा सा गया। अभी तुमने एतराफ़ किया है कि मेरे बारे में सोच रहे थे। इसने एक बार फिर मुझे घूरा। बताओ ना, क्या सोच रहे थे तुम मेरे बारे में? आखिरी जुमला कहते हुए इसके लहजे ने अजीब अंदाज इख्तियार कर लिया था। मैं सोच रहा था कि मैंने गहरा सांस लेते हुए रुक रुक कर कहा, मेरी तरह तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तुम अपनी ज़िंदगी किसके सहारे गुजारोगी? मैं ऐसा नहीं समझती, अंगूरी ने जवाब दिया। मेरा मतलब है मैं अपने आप को तन्हा नहीं समझती। क्या वादी में रहने वाले मेरे नहीं हैं? क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? वैसे अब मेरे हाथों में राइफल आ गई है, ये राइफल मेरा साथ देगी और तुम मेरे साथ हो तो मुझे किस बात की परवाह हो सकती है? क्या? मैं एक बार फिर बदहवास हो गया। मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक फैल गई। क्या वाकई तुम ऐसा समझती हो कि? क्यों नहीं? अंगूरी की आंखों में शोखी तैर गई। क्या हम दोनों साथ नहीं रह सकते? हमारे साथ नूरी और अब्दुल्ला भी होंगे। हम चारों भारतीय गास्पों के लिए क़यामत बन जाएंगे, उन्हें यहाँ से निकल जाने पर मजबूर कर देंगे। मेरे जज्बात पर ओस पड़ गई। मैं उसके बारे में न जाने क्या सोच रहा था और इसकी सोच का अंदाज मुझसे मुख्तलिफ था। 2 दिन और गुजर गए। इस दौरान अंगूरी से बार बार मेरा आमना सामना हुआ, बल्कि हकीकत ये है कि मैं उसके करीब रहना चाहता था, उसे देखते रहना चाहता था और मैंने महसूस किया था कि वो भी अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखती रहती थी। मेरा ख्याल है कि यहाँ पड़े पड़े हमारी सलाहियतों को जंग लग रहा है। एक रोज़ उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तो फिर तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए? यहाँ खेती बाड़ी शुरू कर दी जाए? मैंने इसे घूरा। मेरा ख्याल है कि सुबह सवेरे इस तरफ वाली सड़क पर एक छोटी सी कार्रवाई करके भारतीयों
سواریوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلا دینا چاہیے۔ انگوری نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پتن سے بارہ مولا کی طرف جانے والی سڑک ان پہاڑوں کے اوپر سے گھومتی ہوئی جاتی تھی۔ اس طرح سڑک کا ایک حصہ مشرق کی طرف اور دوسرا دوسری طرف تھا۔ درمیان میں یہ جگہ تھی جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ نوری، عبداللہ اور حسن کو بھی آگاہ کر دیا گیا، اور پھر رات 1 بجے کے قریب ہم بابا عبدالفتح کی دعاؤں کے ساتھ میں رخصت ہو گئے۔ اس طرف سے وہ سڑک 4 کوس کے لگ بھگ جاتی تھی، مگر راستہ نہایت دشوار گزار اور خطرناک تھا۔ یہ غنیمت تھی کہ آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور مدھم سی چاندنی میں راستہ طے کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ ایک جگہ میں رک گیا۔ ہمارے سامنے تقریباً 20 فٹ چوڑا نالا بہہ رہا تھا۔ وہ نالا اگرچہ زیادہ گہرا نہیں تھا، شفاف پانی کی تہہ میں پتھر صاف نظر آ رہے تھے۔ پانی زیادہ سے زیادہ ہماری پنڈلیوں تک آتا تھا، لیکن پانی کا بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ قدم جمانا مشکل ہو جاتا۔ اس طرف آؤ، مجھے راستہ معلوم ہے۔ انگوری نے ایک طرف اشارہ کیا۔ تقریباً 100 گز آگے پہنچے تو ایسی تیز آواز سنائی دی جیسے بلندی سے کوئی آبشار گر رہا ہو، اور پھر ہم نالے کے ساتھ ایک چٹان کے اوپر سے گھوم کر پہنچے تو میں رک گیا۔ اس جگہ پانی کی چادر تقریباً 20 فٹ کی بلندی سے گر رہی تھی۔ نیچے ایک بہت بڑا تالاب سا بن گیا تھا جس کا پانی اس نالے میں بہہ رہا تھا۔ بلندی سے گرنے والے پانی کی وہ چادر تقریباً 10 فٹ چوڑی تھی، اور جس چٹان سے وہ آبشار گر رہا تھا وہ باقی حصے سے بہت آگے کو نکلی ہوئی تھی۔ اس طرح اس آگے کو نکلی ہوئی چٹان نے ایک سائبان سا بنا دیا تھا۔ پانی کی گرتی ہوئی چادر کے پیچھے اندر کی طرف 8-10 فٹ کی جگہ تھی۔ وہاں کی زمین پانی کے تالاب سے 2-2.5 فٹ اونچی تھی۔ لگتا تھا انگوری اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے آنے سے پہلے 3-4 روز میں یہ علاقہ اچھی طرح چھان ڈالا تھا۔ انگوری مجھے اشارہ کرتی ہوئی آبشار کے پیچھے اس سائبان کے نیچے گھس گئی۔ اس پتھریلی جگہ پر خاصی پھسلن ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ تو میں گرتے گرتے بچا تھا۔ آبشار کا پانی بارش کی فوار کی طرح اندر بھی آ رہا تھا۔ دوسری طرف پہنچتے پہنچتے میرے کپڑے گیلے ہو گئے تھے۔ ہم ایک بار پھر بلندی طے کرنے لگے، اور پھر اس سے آگے ہم مسلسل ڈھلان پر اترتے رہے۔ پتھروں، چٹانوں اور گڑھوں نے جگہ جگہ راستہ روک رکھا تھا اور دشواریاں پیدا کر رکھی تھی۔ بالآخر مزید 1 گھنٹے بعد ہم رک گئے۔ ہماری سانس بری طرح پھول گئے تھے۔ چند منٹ اپنی حالت پر قابو پانے میں گزر گئے۔ وہ رات کا آخری پہر تھا اور غالباً 3:30 بجے کا وقت تھا۔ ہمیں یہاں تک پہنچنے میں 2-2.5 گھنٹے لگ گئے تھے۔ جس جگہ ہم رکے تھے وہاں جا بجا بڑے بڑے چٹانی پتھر پھیلے ہوئے تھے اور قدادم جھاڑیاں تھیں۔ اس سے آگے بالکل عمودی ڈھلان تھی، اور اس ڈھلان کے اختتام پر تقریباً 30 گز آگے سڑک تھی۔ سڑک کی دوسری طرف ایک ہموار سے میدان نما وادی تھی جو نشیب اختیار کرتی ہوئی دور تک چلی گئی تھی۔ میرے خیال میں یہ سب مناسب رہے گا۔ انگوری نے ایک جگہ پتھروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تنقیدی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ دوسری طرف دور تک سڑک نظر آ رہی تھی۔ ہم کسی بھی طرف سے آنے والی ہر گاڑی کو دیکھ سکتے تھے، لیکن پتھروں اور جھاڑیوں کی وجہ سے ہم کسی کی نگاہوں میں نہیں آ سکتے تھے۔ انگوری نے واقعی بہترین جگہ کا انتخاب کیا تھا، اور پھر یہاں سے میں نے کمان سنبھال لی۔ ظاہر ہے ہم چاروں ایک ہی جگہ پر نہیں رہ سکتے تھے۔ میں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف جگہوں کا انتخاب کر کے ہر ایک کو سمجھا دیا کہ کس کس کو کس جگہ پوزیشن سنبھالنی ہے۔ ہر پوزیشن سے سڑک صاف نظر آ رہی تھی۔ چاند آسمان سے غائب ہو چکا تھا۔ رات کے آخری پہر کے اندھیرے نے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کھلی جگہ پر تیز ہوا میں بڑی کاٹ تھی۔ ہم سب ٹھنڈی ہوا کے براہ راست ٹکراؤ سے بچنے کے لیے ایک چٹان نما پتھر کی آڑ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں انگوری تھی اور اس کے ساتھ نوری جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، پھر عبداللہ اور پھر میں۔ حسن میرے بائیں طرف تھا۔ ہم مدھم لہجے میں باتیں کر رہے تھے، اور ظاہر ہے اس وقت ہمارا موضوع موسم کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا۔ وقت بہت مدھم رفتار سے گزر رہا تھا۔ بالآخر رات کا اندھیرا رخصت ہونے لگا۔ اس کی جگہ بہت مدھم سا اجالا پھیل رہا تھا۔ وہ بتدریج واضح ہوتا چلا گیا۔ اب دور دور تک کی چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اب اپنی اپنی پوزیشن پر پہنچ جاؤ، میں نے اپنی سب مشین گن سنبھالنے کو کہا۔ وہ چاروں بھی اٹھ گئے۔ ہم سب کے پاس سب مشین گنوں کے علاوہ 4 فاضل میگزین بھی تھے۔ ہینڈ گرنیڈ صرف 2 تھے، ایک حسن کے پاس اور ایک عبداللہ کو دے دیا گیا تھا۔ ہم تقریباً 150 گز کے ایریا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح دشمن کو یہ تاثر ملتا ہے کہ حملہ آور زیادہ تعداد میں ہیں۔ دائیں طرف سب سے آخر میں حسن تھا، اس کے بعد میں، مجھ سے آگے انگوری اور نوری، اور بائیں طرف عبداللہ سب سے آگے تھا۔ ہم اپنی جگہ پوزیشن لے کر بیٹھے رہے۔ میری نظریں سڑک پر اور کان کوئی آواز سننے کی منتظر تھے۔ وقت گزرتا رہا لیکن سڑک سنسان رہی اور کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ سورج طلوع ہو رہا تھا جب کسی بھاری گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہوا کی روش پر آواز کبھی بہت قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوتی اور کبھی بہت دور سے۔ ہم سب اپنی سب مشین گنیں سنبھال کر ہوشیار ہو گئے، اور پھر 2 منٹ بعد وہ گاڑی ہماری نظروں کے سامنے آ گئی۔
वो पतन से बारामौला की तरफ जाने वाली बस थी। मैंने चीख कर अपने साथियों को खबरदार कर दिया, बस पर फायरिंग न की जाए। वो बस हमारे सामने से गुजर गई और फिर इसके फ़ौरन ही बाद पतन ही की तरफ से आई हुई एक फौजी जीप दिखाई दी। इसके पीछे 2 ट्रक थे। होशियार, मैंने चीख कर कहा और ख़ुद भी संभल कर बैठ गया। जीप और ट्रकों की रफ्तार खासी तेज़ थी। जीप पर भी एक मशीन गन नस्ब थी और गनर गन पर हाथ रखे मुस्तैद खड़ा था। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर एक ऑफिसर और पिछली सीटों पर 4 फौजी बैठे थे, जिनके हाथों में सब मशीन गन्नें थी और उन सब का रुख पहाड़ियों की तरफ था। पिछले 2 ट्रकों की सूरत हाल भी ऐसी ही थी। इन पर लगी हुई हैवी मशीन गन्नों का रुख भी पहाड़ियों ही की तरफ था। और जैसे ही जद में आए मैं चीखा, फायर, और फिर खामोश और पुरसुकून फिजा सब मशीन गन्नों की तड़तड़ाहट की आवाज़ से गूंज उठी। मैंने जीप को आगे निकलने दिया और दरमियान वाले ट्रक को निशाना बनाया। आगे निकल जाने वाली जीप को नूरी और अंगूरी ने निशाना बनाया। इनमें से किसी को गोली जीप के ड्राइवर को लगी। जीप लड़खड़ाती हुई सड़क से उतरकर बड़ी तेज़ी से नशीब की तरफ लुढ़कने लगी। जीप से मशीन गन का एक ब्रेस्ट मारा गया। अब्दुल्ला की गोलियां जीप का ताक़ुब कर रही थी। ऑफिसर ने जीप से छलांग लगा दी। वो झाड़ियों में एक तरफ दौड़ रहा था, मगर अब्दुल्ला की गोलियों ने उसे ढेर कर दिया। अब्दुल्ला का निशाना वाकई बहुत अच्छा था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।